जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर से आप लोगों को लिटरेचर की दुनिया में ले चलता हूँ। और आज मैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ। झारखंड बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए। झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम इसी मंथ में शायद 27 फरवरी से हो रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोरी, पोएम, ग्रामर के कुछ पार्ट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इन सभी को देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम में कोई मार्क्स नहीं छूटेगा। आपके सिलेबस में 2 बुक हैं, जिसमें मेन बुक आपका हो गया हॉर्नबिल और सेकेंड बुक सप्लीमेंट्री रीडर जो हो गया वो है स्नैपशॉट। तो हॉर्नबिल का पहला स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट मतलब क्या? पिक्चर, चित्र जो खास करके ड्रॉ करके बनाया जाता है स्केचिंग के जरिए, उसको हम लोग पोर्ट्रेट कहते हैं। ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। खुशवंत सिंह इज अ फेमस इंडियन राइटर, लॉयर, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर। उन्होंने बहुत सारे काम किया और ख़ास करके खुशवंत सिंह की ख्याति, पॉपुलैरिटी एक राइटर के रूप में तब फैलती है जब भारत का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ 1947 में आज़ादी के साथ ही। उसी पार्टीशन के दर्द को, वेदना को, पीड़ा को, व्यथा को और परिस्थितियां जो थी उसको उन्होंने एक अपनी नॉवेल के माध्यम से प्रेजेंट किया था, प्रस्तुत किया था, लोगों के सामने लाया था। उस बुक का नाम है, उस नॉवेल का नाम है अ ट्रेन टू पाकिस्तान। खुशवंत सिंह का जन्म ऐसे 1915 में होता है और 2014 में उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब वो रिसेंट के राइटर हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एक ऑटोबायोग्राफिकल नोट है। आप लोगों को बताया गया था कि किसी भी स्टोरी को हम 2 प्रकार से लिखते हैं, एक बायोग्राफी और दूसरा ऑटोबायोग्राफी। अपनी जीवनी को या अपनी घटनाओं को अपने ही शब्दों में अपने से लिखते हैं, उसको ऑटोबायोग्राफिकल नोट कहते हैं। और आपकी जीवनी को कोई दूसरा लिखता है तो बायोग्राफिकल नोट कहा जाता है। ऑटोबायोग्राफिकल नोट जो होता है वो फर्स्ट पर्सन से, आई से, वी से, उसी का माई, आवर, यो, जो भी हो, माई, आवर, ये सब हो, उसी के जरिए प्रेजेंट किया जाता है। ये ऑटोबायोग्राफिकल नोट है। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी टाइटल पे यदि आप गौर करते हैं तो उन्होंने इस स्टोरी में एक लेडी को पोर्ट्रे किया है, चित्रित किया है, चित्रांकन उनका किया है, डिस्क्राइब किया है। और वो लेडी कौन है? तो नरेटर के खुशवंत सिंह की अपनी दादी है, ग्रैंड मदर है। उन्होंने इस स्टोरी के जरिए अपने दादी के विभिन्न रूपों को दिखाया है। जब से नरेटर होश संभालता है, अपनी दादी को बिल्कुल बूढ़ी पाता है। 20 वर्ष से बताता है कि वैसे ही अनचेंज्ड। देयर वर ए क्रिस क्रॉप्स ऑफ साइंस ऑन हर फेस। लकीरों के आर पार हर जगह उनके चेहरे पे देखा जाता था। वो थोड़ी सी स्लाइटली बेंट है, झुकी हुई है। बाल उसके पूरे सफ़ेद हो चुके हैं। स्पॉटलेस वाइट ड्रेस पहनती है। भले उसे एक वीडो के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन कहीं भी उसके हेल्पलेस कंडीशन को राइटर ने दिखाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि उसकी दादा की डेथ कभी बहुत पहले हो चुकी होती है, जिनके फोटो ड्राइंग रूम के मेंटल पीस के ओवर टंगा हुआ है। वो 100 ईयर्स ओल्ड लगते हैं। लगता है इनके यहाँ लंबे जीने की परंपरा थी। खुशवंत सिंह खुद 99 ईयर्स के या लगभग 100 ईयर्स में डेथ करते हैं, इनकी मृत्यु होती है। उसके दादा जो थे, दादा का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है ग्रैंडफादर का, जो कि लूजली फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे, बिग टर्बन, बड़ी सी दाढ़ी सफ़ेद जो कि चेस्ट के
बहुत हद पार्ट तक को कवर करता था। ऐसा लगता था हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ग्रैंड चिल्ड्रन ही केवल रहे होंगे। खुशवंत सिंह बिलोंग्स टू पंजाब, पंजाब से बिलोंग करते हैं। इसीलिए यहाँ पे इस स्टोरी में कुछ पंजाबी झलक पाता है, हम पाते हैं। क्योंकि उसके दादा जो पहने हुए थे कुर्ता और ये पाजामा पहनते, लूजली फिटिंग क्लोथ्स और बिग टर्बन, तो ये दिखाता है कि एक पंजाबी शख्सियत का प्रेजेंटेशन इसमें देखने को मिलता है। इसके दादी के मुख्य रूप से 3 चीज़ों को दिखाने की कोशिश किया है राइटर ने अपनी दादी के बारे में। पहला, शी वॉज डीपली कंसर्न अबाउट द एजुकेशन ऑफ हर ग्रैंडसन। अपने पोते के शिक्षा के बारे में काफ़ी वो गंभीर थी। बिगनिंग से ही जब इसके पेरेंट्स, नरेटर के पेरेंट्स शहर में सेटल हो जाते हैं, द नरेटर मीन्स खुशवंत सिंह लिव्स विद हिज ग्रैंड मदर इन अ विलेज हाउस। गांव के घर में अपनी दादी के साथ वो रहता है और उसकी दादी इतनी कंसर्न थी इसके एजुकेशन के बारे में, सुबह उठाना, उसे स्कूल के लिए प्रिपेयर करना, उसके जो बस्ता होते थे, स्लेट वगैरह जो होता था, पेन वगैरह जो होता था, सभी को व्यवस्थित कर देना, नहलाना, तैयार करना, और नाश्ते के रूप में बासी रोटी, थोड़ा सा बटर मक्खन और थोड़ी सी चीनी उस पर छींट दिया जाता था, उसी को समेट करके वो खा लेता था। और चूंकि स्कूल टेम्पल से सटा हुआ था, तो पहला तो शिक्षा के बारे में कंसर्न कितनी थी वो उसकी दादी बताता है। दूसरा, वो रिलीजियस लेडी थी, काफ़ी रिलीजियस। शी यूज्ड टू गो टू स्कूल विद हिम डेली बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू अ टेम्पल। वो हर दिन अपने पोते के साथ स्कूल जाती थी, चूंकि स्कूल एक टेम्पल से सटा होता था। इधर नरेटर जो है, खुशवंत सिंह जो है, बरामदे पे अल्फ़ाबेट वगैरह पढ़ते थे, या जो पढ़ाया जाता था कुछ गॉड के बारे में, कुछ स्क्रिप्चर्स के बारे में, विलेज के स्कूल में जो पढ़ाई होती थी पढ़ते थे। और उधर अंदर में उसकी दादी गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में, कुछ स्क्रिप्चर्स मंत्र वगैरह जो भी होता होगा, उसकी दादी वहाँ पे पढ़ी होती थी। जब दोनों का समाप्त हो जाता था, इसकी स्कूल ओवर, उसकी प्रेयर ओवर, तो दोनों एक साथ फिर लौटते थे। रास्ते में कुछ स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ता है, गली के कुत्ते, कुछ इनको फॉलो करते थे डेली। फॉलो क्यों करते थे? तो वो उन कुत्तों के लिए स्टेल ब्रेड अपने साथ बहुत सारा लेते आती थी और रास्ते में उन लोगों को खिलाते, उसको फेंकते हुए आती थी और घर तक ये फॉलो करते आते, आपस में ग्रोल करना, लड़ना, गुर्राना, इन सारी चीज़ों को देख करते हुए यहाँ पे ये चीज़ दिखाता है। शी वॉज ऑल्सो एन एनिमल लवर। वो एनिमल लवर भी है। गांव में जो आवारा कुत्ते हैं, जिनके खाने का कोई ठिकाना नहीं है, उन सबों को ये रोटियां खिलाती है। फिर घर लौटती थी, अपने पोते को हेल्प करती थी पढ़ाई वगैरह में, होमवर्क वगैरह करने में। आप समझिए कितने गार्जियन कॉन्शियस है कि बच्चे स्कूल से लौटते हैं और पूछते हैं कि क्या पढ़ाई हुई, नहीं हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। बहुत कम ही गार्जियन कॉन्शियस इतने ऐसे हैं, लेकिन उसकी दादी काफ़ी कॉन्शियस होती थी, पूछती थी क्या पढ़ाई हुई, नहीं हुई, और कोऑपरेट करती थी। इस प्रकार से ये सिलसिला, ये प्रक्रिया चलते आ रहा था। और दूसरा कि वो रिलीजियस लेडी थी, एक तो मंदिर रोज जाना, और दूसरा उसके हाथ में रोजरी, माला एक हाथ में होता था, उसके बिट्स को, दानों को वो बराबर ऐसे फेरते रहती थी। तो गार्लैंड में और रोजरी में अंतर होता है। गार्लैंड अब फूलों का बनाएंगे, आज पहने कल नष्ट हो गया। रोजरी वो माला हो गया जो कि हम कुछ उसको मंत्र में, जाप में या बराबर यूज करते रहते हैं, उसको रोजरी कहते हैं। तो रोजरी उसके हाथों में होती थी, हाथ में वो लेकर के इधर से उधर अपना करते रहती थी, और उसके मुंह बराबर चलते रहते थे इनऑडिबल प्रेयर्स, बराबर ईश्वर का नाम वो जपते रहती थी, भजते रहती थी। ये दिखाया जाता है इसके जरिए। जो काफ़ी रिलीजियस लेडी भी थी। इन लोगों की दिनचर्या बहुत अच्छे ढंग से गाँव में चल रहा था। राइटर शायद ही अपने पेरेंट्स को याद करता है, क्योंकि दादी से इतना स्नेह होता है, और दोनों एक अच्छे फ्रेंड बन चुके थे, दोनों काफ़ी अच्छे गहरे दोस्त।
बूजम फ्रेंड एक तरह से कहिए। लेकिन फिर जब इसके पेरेंट्स अच्छे ढंग से सिटी में सेटल कर जाते हैं, एक कॉल केम फ्रॉम देम फॉर देम, उनके लिए कॉल आता है। राइटर्स को कहता है कि ये हमारे फ्रेंडशिप के बीच एक टर्निंग पॉइंट था। सिटी हाउस में सेटल करते हैं। इन द बिगिनिंग बोथ ऑफ देम शेयर द सेम रूम, दोनों दादी पोते एक ही रूम में शेयर करते थे। अब गांव में तो चूंकि स्कूल साथ रोज जाती थी और आती थी, शहर में ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि वो मोटर बस से नरेटर रोज जाता था। उसकी दादी की आदत थी कि क्या पढ़ाई हुई नहीं बताता था, कुछ साइंस के बारे में, कुछ आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, कुछ इंग्लिश वर्ड्स, इन सारी चीज़ों के बारे में वो बताती थी। वो दुखी हुई। मीन्स शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द एजुकेशन गिवन इन द सिटी स्कूल। सिटी स्कूल में जो शिक्षा दिया जाता था उससे वो संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि गॉड के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई टीचिंग वगैरह, कोई पढ़ाई वगैरह नहीं थी। और फिर इन सारी चीज़ों में कोऑपरेट नहीं कर पाती थी, हेल्प नहीं कर पाती थी, इसलिए भी शायद दुखी थी। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है। एंड शी इंगेज हरसेल्फ इन क्या स्पिनिंग व्हील्स और ऑन लूम्स, चरखा चलाती थी। उसी पे उसका दिनचर्या बीतने लगा और मुंह बराबर चलते रहता था इनऑडिबल प्रेयर्स, ईश्वर के नाम वो जपते रहती थी। उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट जो होता था उसके दादी का, अब चूंकि गांव में तो कुत्ते थे, आवारा कुत्ते थे, स्ट्रे डॉग्स थे, तो उसको खिलाती थी। अब यहाँ पे तो था नहीं सिटी में, तो वो स्पैरोज को, गौरैया को खिलाती थी। जब डे ब्रेक होता था दोपहर में, आधा घंटा हैप्पीएस्ट मोमेंट उन स्पैरोज के साथ, गौरैयों के साथ इसकी बीतती थी। रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में, क्रम्स में तोड़ना, चिड़ियों को खिलाना। चिड़ियाँ भी इतनी इससे एकस्टम्ड हो गई थी, जुड़ गई थी, सारे स्पैरो जुड़ गए थे कि कोई माथा पे बैठ रहा है, कोई पैर में चोंच मार रहा है, कोई कंधा पे बैठा हुआ, एकदम सी बिकेम वाइल्ड इन देयर कंपनी, एकदम वाइल्ड एक तरह रहती, काफ़ी इंजॉय करती थी। और फिर इस प्रकार से इसके जीवन इसी प्रकार से चल रहे थे। जब नरेटर यूनिवर्सिटी में चला जाता है तो जो दोनों के बीच कॉमन लिंक थे, एक ही रूम में जो रह रहे थे, कॉलेज में जब चला जाता है तो उसको एक सेपरेट रूम दिया जाता है, इसलिए कॉमन लिंक भी दोनों के बीच इस प्रकार से टूट जाता है। आप जब के विद्यार्थी ज़्यादा ध्यान देंगे, चूंकि ऑब्जेक्टिव पूछता है, कहाँ से स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटेगा नहीं। अल्टीमेटली फिर कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की पूरी होती है उनकी पढ़ाई। उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि वो विदेश, फॉरेन कंट्री पढ़ने के लिए चले जाएंगे फॉर 5 years। राइटर अश्योर्ड था, बिल्कुल श्योर था कि लौटने के बाद शायद इसकी मुलाकात नहीं होगी दादी से, क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड थी, 20 साल से लगभग वैसे ही देखते आ रहा था। इस उम्र में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं था कि 5 साल तक ये टिकेगी भी। जाते समय वो थोड़ी सी इमोशन नहीं दिखाती है कि तुम जा रहे हो, क्योंकि शी डिडंट वांट टू डिस्टर्ब हिम, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। उसे गले लगाती है, आलिंगन करती है, प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे छोड़ने के लिए जाती है, गले लगाती है और उसके फोरहेड पे किस करती है। वो सोचता है कि शायद ये फिजिकल कंटेक्ट का लास्ट इम्प्रिंट हो, लास्ट चिन्ह हो। जब गले लगा करके देखती है तब भी वो उन इनऑडिबल प्रेयर्स, वो प्रेयर कर रही थी, ईश्वर को याद कर रही थी। देखिए कितना कंशस थी। जब देख ली यहाँ पे सिटी हाउस में कि वो कॉपरेट नहीं कर सकती तो अलग हो गई, सेपरेट हो गई, बिल्कुल अपने आप को अलग थलग कर ली, संतोष कर ली कि चलो भाई उसको डिस्टर्ब नहीं हो। यहाँ भी इमोशनल नहीं होती है जब वो विदेश पढ़ने के लिए जा रहा होता है तो। और जब वो लौटता है तो उसकी दादी फिक्स स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे उसे रिसीव करने के लिए मौजूद थी। एक दिन भी बूढ़ी या बड़ी नहीं लग रही थी। और जब गले लगाती है तभी भी वो सुन रहा था कि वो बस उसी के साथ सुन रहा था कि प्रेयर उसके चल रहे थे, होठ उसके चल रहे थे। उस दिन भी, उसके पोते के लौटने के बाद भी, उस दिन भी उसके हैप्पीएस्ट मोमेंट स्पैरोज के साथ, गौरैयों के साथ ही बीतता है। अल्टीमेटली शाम में एक चेंज उसमें देखने को मिलता है। शायद उसके पोता, उसका पोता मतलब नरेटर, ग्रैंडसन खुशवंत सिंह ये रूप अपने दादी का कभी नहीं देखा था। एक ड्रम लेती है, पड़ोस के मोहल्लों के महिलाओं को जमा करती है और लगता है जैसे कोई योद्धा युद्ध जीत करके आया हो,
शायद अपने पोते के स्वागत के लिए, ग्रैंडसन के स्वागत के लिए वो पूरा गीत गाने लगती है, वो ड्रम को बजाती है। लोग परसुएट करने की कोशिश करते हैं, मना करने की कोशिश करते हैं कि थक जाओगी, बीमार हो जाओगी, लेकिन वो नहीं मानती है और सही में शाम में बीमार हो जाती है। उसे थोड़ा फीवर आ जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहता है कि माइल्ड फीवर है, थकान के चलते ऐसा हुआ, चला जाएगा। लेकिन उसकी दादी का सोच बिल्कुल अलग था। वो सोच रही थी कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, दिस इज द लास्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, ये मेरे जीवन की अंतिम घड़ी है। आई एम एट द 11th आवर ऑफ माई लाइफ, मैं जीवन के अपने अंतिम घड़ी में हूँ। वो किसी से बात नहीं करती है, परसुएट करता है लोग बात करने के लिए, बात नहीं करती है, चूँकि जीवन की अंतिम घड़ी कुछ वो गाने बजाने में बिता दी थी, उस टाइम को मेकअप करना चाहती है। वो किसी की बात को सुनती नहीं है। वो हाथ में वही माले का माला लिए होती है, उसके बिट्स को, दामों को गिनते रहती है और अंतिम में उसके लाइफलेस फिंगर से वो माला गिर जाता है। डॉक्टर चेक करता है, उसे डेट घोषित कर दिया जाता है। अल्टीमेटली समझ में आ जाता है कि वो चली गई। फिर जो क्रिमेशन के लिए, दाह संस्कार के लिए जो प्रक्रिया, रिचुअल्स होते थे, उसमें लोग तैयारी में लग जाते हैं। उस दिन थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज गैदर्ड। जब उसके दादी के बॉडी को निकाला जाता है, कोर्टयार्ड में लाने की कोशिश किया जाता है, तो आंगन में, बरामदे पे, कमरे में हजारों गौरैया पहुंच चुके थे। उस दिन वो कोई चर्पिंग, कोई शोर शराबा अन्य दिनों की तरह नहीं कर रहे थे। प्रोबेबली दे वर ग्रीविंग द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर। दादी के मृत्यु को वो शायद उस पर दुख या शोक सारे गौरैया व्यक्त कर रहे थे। नरेटर के मदर को दया आ जाता है उस पर। वो जिस प्रकार से उसकी दादी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी, वो तोड़ती है और स्पैरोज को फेंक देती है, दे देती है खाने के लिए। नॉट इवन ए सिंगल स्पैरो पेड हीट। एक भी गौरैया उस पर ध्यान नहीं देता है। इतने दुखी उस लेडी के डेथ पर थे। मतलब किस प्रकार से जानवरों को, चिड़ियों को, बर्ड्स का अटैचमेंट होता है अपने मालिक के प्रति, ये देखने को मिलता है। अल्टीमेटली उसकी दादी को ले जाया जाता है रेड श्राउड में, लाल कफन में। फिर जो प्रक्रिया होती है, किया जाता है, जब उसकी दादी के बॉडी को ले जाया जाता है, सारे गौरैया, ऑल द स्पैरोज फ्लू साइलेंटली, सभी खामोश होकर के उड़ जाती है। इस प्रकार से उन्होंने ग्रैंड मदर के डेथ पर शोक मनाया था। अगले दिन स्वीपर आता है और सारे क्रम्स को, रोटी के टुकड़ों को झाड़ करके फेंक देता है। तो ये आपके द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का डिस्क्रिप्शन है। इसके एक एक लाइन पे गौर करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। थोड़ा सा पॉइंट भी आप देख लीजिए। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नोट। बायोग्राफिकल या ऑटोबायोग्राफिकल क्या है? तो ऑटोबायोग्राफिकल नोट है ये स्टोरी। इसमें अथर अपने किसको डिस्क्राइब करता है? तो ओल्ड ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब करता है। अथर अपने दादी के साथ विलेज में रहता था और वो उसके साथ रोज हर दिन स्कूल जाती थी, चूँकि मंदिर स्कूल से सटा हुआ था। आपको कहानी में बताया गया है। शी फेड स्टेल चपातीस टू विलेज डॉग्स। गांव के कुत्तों को बासी रोटियां वो खिलाती थी। शी वॉज अ वेरी रिलीजियस लेडी। वो काफ़ी धार्मिक महिला थी। शी कुड बी सिंग टेकिंग अ रोजरी इन हर हैंड एंड मर्मरिंग प्रेयर्स। उसे देखा जा सकता था हाथ में रोजरी को, माला को लिए हुए और प्रेयर्स को रिसाइट करते हुए, मरमर करते हुए। द ऑथर्स ग्रैंडफादर, वो ग्रैंडफादर के बारे में कहा गया। उसके ग्रैंडफादर जो है लूजली फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे, बड़ा सा टर्बन, पगड़ी बांधते थे। उनकी लंबी दाढ़ी थी जो कि बताया था चेस्ट के ग्रेट पार्ट को कवर करता है। उसके बाद उनकी पोर्ट्रेट जो थी, पिक्चर जो बना हुआ था मेंटल पीस के ऊपर, ड्राइंग रूम में टंगा हुआ था। नैरेटर इसको क्या कहता है? टर्निंग पॉइंट करता है अपने फ्रेंडशिप का अपने दादी के साथ। जब सिटी से उसके पेरेंट्स का कॉल आता है सेटल होने के लिए। सिटी में अथर की ग्रैंड मदर उसके साथ नहीं जा पाती है स्कूल, चूँकि वो मोटर बस से जाता है। सिटी हाउस में उसकी दादी गौरैयों को, स्पैरोज को छोटे छोटे रोटी के टुकड़ों को खिलाती थी। शहर में जो शिक्षा दी जाती थी उसको पसंद नहीं करती है, चूँकि वहाँ पे केवल
वो चूँकि वहाँ पे गॉड और स्क्रिप्चर्स की कोई पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पे केवल वेस्टर्न साइंस के बारे में कुछ इंग्लिश वर्ड्स वगैरह भी बताया जाता है। म्यूजिक को वो पसंद नहीं करती थी। हाँ, ये बताना भूल गए थे, उसमें म्यूजिक वो पसंद नहीं करती थी। एक दिन चूंकि नरेटर अनाउंस करता है कि हमें म्यूजिक का लेसन दिया जाने लगा, तो वो नाराज होती है क्योंकि वो सोचती है कि म्यूजिक जेंटल फॉक के लिए, सभ्य वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। इसका ल्यूड भद्दा एसोसिएशन है। ये हार्लोट के लिए, वैश्याओं के लिए, प्रोस्टिट्यूट के लिए। हार्लोट मतलब वैश्या होता है। हम यहाँ पे क्या लिखे हैं तो देखिए, बेगस और प्रोस्टिट्यूट कहानी में प्रोस्टिट्यूट के बदले हार्लोट्स लिखा गया है। दोनों का मतलब वैश्या ही होता है। सिटी हाउस में अधिकांश समय जो है स्पिनिंग व्हील्स पे, चरखा पे सूते काटने में स्पिनिंग व्हील्स पे बिताती थी या लूम पे बिताती थी। और उसके हैप्पीएस्ट मोमेंट, जो लीजरली मोमेंट होता था, स्पैरोज के साथ ही गुजरता था। शी वॉज हाईली कंसर्न टू द एजुकेशन ऑफ हर ग्रैंडसन। अपने ग्रैंडसन के एजुकेशन के बारे में वो काफ़ी चिंतित थी, इसलिए शुरू से अंत तक अपने तरीके से उसकी सहायता करती है। किस प्रकार से सहायता करती है हमने बताया आपको, और किस प्रकार से अंतिम अपने पोते के सक्सेस को, सफलता को देख करके ही वो इस दुनिया को गुड बाय कहती है। इस कहानी को आप अच्छे से देखिएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो ऑब्जेक्टिव में या समझने में तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए। लाइक करिए, जो नए व्यक्ति है, नए लोग हैं इस चैनल पे, उसको सब्सक्राइब यदि नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का सपोर्ट अपेक्षित है, सहयोग निश्चित रूप से एक्सपेक्टेड है, अपेक्षित है। थैंक यू।